आपने है 2 आदमी तो नहीं देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा। मेरा अपना घर है, मैं घर आ रहा हूँ, ये बात हुई है। फिर उनको बोलने आप अपना आधार कार्ड चेक करो। जो आदमी सरकार ने तो उनको गोली मार दी। मैं एक ही थी घर पे, 2 बच्चे थे। राजौरी के अंदर जो हिंदू गांव है, हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये उनकी प्लानिंग थी कि रात को जब सुबह यहाँ लोग आएंगे तो उन्होंने टाइमिंग लगा के रखी होगी और बड़ी संख्या में यहाँ उन्होंने ये किलिंग करनी थी। लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो लोग डेड हैं, बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेडीज है, बुरा हाल है यहाँ का। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। साल 2023 के पहले सोमवार को मुझे आपको कुछ खुशनुमा तस्वीरें दिखानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है कि मुझे आतंकवाद का वही चेहरा दिखाना पड़ रहा है जिसके शिकार हिंदू। इस बार आतंकवाद का ठिकाना कश्मीर घाटी नहीं बल्कि जम्मू का राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवाद ने ऐसी दस्तक दी है कि 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल। साल के पहले ही दिन 4 घरों में आतंक ने दस्तक दी और आधार कार्ड देखकर गोलियां चलाई गई। बिल्कुल आपने ठीक सुना, आधार कार्ड देखकर गोलियां चलाई गई। 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और आज कल की घटना में घायल एक पीड़ित के घर पर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक 4 साल का बच्चा और 16 साल की लड़की की मौत हो गई। राजौरी की घटना ने एक बार फिर हिंदुओं की टारगेट किलिंग का सबूत देश के सामने रख दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को अभी आतंकवाद के हेट एजेंडा का सच दिखाई नहीं देता। इन नेताओं की दलील है कि मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया, जिसका नतीजा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सवाल पब्लिक का है कि जम्मू कश्मीर में हेट क्राइम पर हिंदू मुस्लिम वाली चाल आखिरकार क्यों चली जा रही? आखिर हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद के हेट क्राइम के और कितने सबूत चाहिए? धर्म पूछकर गोली मारना आतंक है या फिर हिंदूफोबिया? यही सवाल है आज पब्लिक का। साल 2022 यानी बीते साल में एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। फिल्म 1990 के दौर के कश्मीर का दस्तावेज है। कश्मीर से धर्म के आधार पर हिंदुओं के नरसंहार की घटनाएं फिल्म में दर्ज है। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर झुठलाने की सैकड़ों कोशिशें हुई, लेकिन इन कोशिशों से जम्मू कश्मीर का सच बदल नहीं जाता, क्योंकि जो सच है वो कहीं ना कहीं अपने आप को दोहराने की कोशिश करता है। साल 2023 के पहले ही 2 दिनों में आतंकवाद ने राजौरी को जिस तरह से टारगेट किया है, हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम वाले आतंकवाद का सच एक बार फिर से देखने को मिला। हाँ, 1990 के दौर और 2023 में एक फर्क जरूर है। तब हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी बरती गई, लेकिन ये 2023 में संभव नहीं है। अब चुप्पी की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता एक नया नैरेटिव लेकर देश के सामने आए। सुनिए किस तरह राजौरी में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम को हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई का नतीजा बताने की कोशिश की जा रही है। आज डोंगरी में ये वाकया हो गया, ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाहा की बुनियाद भी यही है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि इसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, जहाँ यहाँ तो मुसलमान तो रोज ही मरते हैं, पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं इस किस्म के बात। हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? आखिर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ेंगी। हो सकता है उनका यही जो ये कर रहे हैं, उनका ये मकसद यही हो कि जो नफरतें बढ़े और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। नेताओं की दलीलें आपने सुनी।
क्या आप भी इन नेताओं की दलीलों को सुनकर हैरान हो रहे हैं? 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नारा दिया था, रलिब गलिब चले। ये हिंदुओं को खुले तौर पर धमकी थी कि कन्वर्ट हो जाओ या फिर भाग जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो। और आज 3 दशकों बाद भी अगर चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो कैसे न माना जाए कि हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की सोच अभी जिंदा है। यह सवाल इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन हद है कि 1990 के दशक में इस आतंकवाद पर आंख मूंद लेने वाले फारूक महबूबा जैसे नेताओं को आज जम्मू कश्मीर की समस्या के पीछे पूरे देश में हिंदू मुसलमान का फसाद दिख रहा है। आपने अब से थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला को सुना, जो बयान हमने आपको सुनाया। आप में से जो लोग उनके मुंह से नैनीताल से मुसलमानों को घरों से निकालने वाली बात सुनकर हैरान हो रहे हैं, उन्हें बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे जमीन से बेदखली के मामले की बात कर रहे हैं। यानी वो जमीन रेलवे की थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी में 4365 घरों को खाली करवाया जा रहा है। रेलवे की जमीन पर दशकों से अनधिकृत घर बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर घरों को खाली करने का आदेश दिया है। आप पूछेंगे कि हल्द्वानी के इस मामले का राजौरी में हिंदुओं के खिलाफ आतंकवाद से क्या लेना देना है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो अपना एजेंडा चला रहे हैं। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रहा है। उधर MIM चीफ ओवैसी भी मैदान में आ गए। संजोग से आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को गैर कानूनी बताने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन राजौरी के पीछे ओवैसी को भी हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम का घिनौना सच नहीं दिखता। उन्हें दिखती है तो मोदी सरकार के नोटबंदी के मकसद की नाकामी। ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया, टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया हम उसका कंडेम करते हैं। और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये आपने ओवैसी को सुना, इन्होंने एक बार भी उन हिंदुओं की चर्चा नहीं की जिनकी जान कश्मीर में गई है, जम्मू में गई। सवाल पब्लिक का में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली। पहला बड़ा सवाल होगा कि राजौरी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग को महबूबा फारूक हिंदू मुस्लिम रंग क्यों दे रहे हैं। दूसरा सवाल होगा कि आर्टिकल 370 के खात्मे, नोटबंदी जैसे फैसलों के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद क्यों नहीं रुक रहा। यह सवाल बीजेपी और मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए। सवाल यह भी होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू फोबिया ही आतंकवाद की जड़ में। तो इन्हीं सवालों के इर्द हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। SP वैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के। इफ्रा खान अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता के तौर पर। माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, PDP लीडर। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। सारी गलती आप लोगों की है। आप लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाते हैं, इसीलिए जम्मू और घाटी में हिंदू मारे जा रहे हैं। पहले वो लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित थे। देखिए, ये बयान देने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर की आवाम पर लगातार शासन करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में वास्तविक लोकतंत्र ही नहीं था, केवल 3 परिवार थे जिन 3 परिवारों के पास ही सत्ता आती जाती रही और सत्ता की मलाई ये पूरी तरह से खाते रहे। इन लोगों को पीड़ा हो रही है कि अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद से इनकी जो बादशाहत थी, उस बादशाहत पर चोट हुई है और वास्तविक लोकतंत्र अब वहां पर जम्मू कश्मीर में आया है। और इसीलिए जानबूझ करके इन घटनाओं पर संवेदना जाहिर करने की बजाय हिंदू मुस्लिम के जानबूझ करके भड़काऊ बयानबाजी करके इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, सब जानते हैं कि किस प्रकार से जिहाद के नाम पर किस प्रकार से किलिंग्स होती रही है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के 2014 में पावर में आने के बाद शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। इस देश की आजादी के साथ ही जो देश की विभाजन की बुनियाद रखी गई थी, उसकी बुनियाद में भी यही भावना थी और इसी भावना के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। इस ऐतिहासिक सच्चाई को आप आंख मूंद करके नकार नहीं सकते हैं। देश की आज वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 370-35 हटाने के बाद, ठीक है राकेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं, दोबारा आऊंगा सर। इस कार्यक्रम में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया जाता है, तो इस समय सीमा का ध्यान रखेंगे। 1 करोड़ इफ्रा से ज्यादा टूरिस्ट आज पहुंचे हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड है। ठीक है राकेश जी, 75 वर्षों का। ठीक है, ठीक है। इफ्रा, 2014 के पहले कितने कश्मीर में हिंदू मारे गए? आपके पास कोई आंकड़ा है या मैं बताऊं?
जी नहीं, मेरे पास आंकड़ा है कितने हिंदू भी मारे गए, कितने मुसलमान भी मारे गए। करीबन 300 से लेके 500 तक हिंदू मारे गए जो 1989 में मारे गए, और करीबन 50,000 मुसलमान मारे गए। चेक कर लीजिए, एक बार नहीं 50 बार चेक कर लीजिए। लेकिन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर मारे गए ये भी सुन लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7,000 वर्कर मारे गए। करीबन 15 से लेके 20,000 अटैक नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने आप पे सही है। जो आज बैठ के कहते हैं ना ये लोग, उनसे बोलिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के हिस्ट्री की कोई किताब पढ़ ठीक है और देखिए। नहीं इफ्रा, मुझे लगा था कि आप थोड़ी संजीदगी से अपनी बातें रखेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल संजीदगी नहीं दिखाई। मैं आगे आपसे पूछूंगा कि मस्जिदों से रलीफ चलीफ गली किनारे किसने लिखाए, अल सफा में हिंदू दफा का संदेश किसने छपवाया था, ये क्या था। मैं आऊंगा इफ्रा आपके पास, अभी डिबेट मैंने ओपन नहीं किया है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम सबसे ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं। एसपी वैद साहब, जो बातें इफ्रा ने कही, आपको लगता है इनके आंकड़े बहुत दुरुस्त हैं? इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सबसे ओपनिंग रिमार्क लेते हैं। एसपी वैद साहब, जो बातें इफ्रा ने कही, आपको लगता है इनके आंकड़े बहुत दुरुस्त हैं? एसपी वैद साहब, आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, एसपी वैद साहब, आपसे ही सवाल था। ठीक है, मैं सुशील पंडित का रुख करता हूं। मैं चाहूंगा कि पीसीआर टीम चेक करे क्या दिक्कत है एसपी वैद साहब के साथ। सुशील पंडित, आपसे यही सवाल, जो इफ्रा ने तमाम बातें कही, मुस्लिम ज्यादा मारे गए, कश्मीरी पंडित, हिंदू वो तो बहुत कम, मुट्ठी भर। देखिए, आज के दिन आप जिहाद के प्रवक्ताओं को बुला करके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जैसा कर रहे हैं। इनसे आप संवेदना की अपेक्षा रखते हैं जो अपने आप में बेमानी है। अगर आंकड़ों का ही खेल खेलना है तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने आजादी के बाद 5 युद्ध लड़े हैं। उन 5 युद्धों में हमारे जितने बेटों और भाइयों ने वीरगति को प्राप्त किया है, उस संख्या से ज्यादा केवल कश्मीर में हमारे सैनिक, हमारे योद्धा, हमारे जवान मारे गए हैं। कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा का हिंदू समुदाय अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया है। मारकर, लूटकर, सामूहिक नरसंहार करके, मंदिर तोड़कर, घर जलाकर, अगवा करके, ऐसी त्रासदी आजाद भारत में आज तक नहीं हुई है। ठीक। और ये जो 200, 300, 400 का आंकड़ा करती हैं, ये कुछ महीनों का 1999 से 90, 91 तक के महीनों का आंकड़ा है, और शर्म भी नहीं आती है इनको ये साफ साफ झूठ बोलते हुए। मैं आपको कम से कम 5-6 ऐसे मैसेकर्स बता सकता हूं जिसमें 28 लोग एक ही बार में मार दिए गए। ठीक है सुशील पंडित, मैं इस पर और डिटेल में ऐसे कितनी एफआईआर लंबित हैं, आज तक किसी पर मुकदमा नहीं चला है, किसी को सजा नहीं हुई है। इन्होंने मौत को आंकड़ों का खेल बना दिया है। नहीं, और उन आंकड़ों के खेल और में जो मुसलमान मारे गए जिनकी गिनती करती सुशील हैं, पंडित जी, मैं आता हूं। जानती हैं कि वो मुसलमान एक बार सारे मेहमान बोल ले, फिर मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। एसपी वैद साहब, आंकड़ों का खेल, और उन आंकड़ों के खेल में 2 या 3 महीने के आंकड़ों को इफ्रा बता रही हैं, अभी तक के सारे आंकड़े। जी मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल एसपी वैद साहब, आपसे ही सवाल है सर। आप रिपीट करेंगे सवाल? इफ्रा ने 200-300 के आंकड़े गिनाए, सुशील पंडित जी ने कहा कि सिर्फ 2 या 3 महीने के आंकड़े हैं। सवाल तो यह पूछा जाएगा कि फिर कश्मीरी पंडित या हिंदू ही घाटी छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? आपके इंटरनेट में कुछ इश्यू है, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे सोहित शर्मा आपके पास आता हूं। जो बातें सुशील पंडित ने कही, 2 या 3 महीने के आंकड़े, और अगर इतनी ही मुसलमानों पर त्रासदी थी तो हिंदू घाटी छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? और आगे सोहित शर्मा आपके पास आता हूं। जो बातें सुशील पंडित ने कही, 2 या
इतनी मुसलमानों पर त्रासदी थी तो हिंदू घाटी छोड़ने पर मजबूर क्यों? देखो सर, मेरी आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। आपने शायद टीवी ऑन कर रखा है। अगर आप ईपी से सुनते तो शायद ये आवाज रिपीट नहीं होती है। खैर, आप अपनी बात रखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। आपने शायद टीवी ऑन कर रखा है। अगर आप ईपी से सुनते तो शायद ये आवाज। ठीक है, मैं चाहूंगा चेक किया जाए इनके साथ भी क्या टेक्निकल एरर है। अब माजिद हैदरी, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो सवाल मैंने सोहित से पूछा था। देखिए राकेश भाई, कश्मीर में कश्मीरी सुरक्षित नहीं, जम्मू में डोगरा सुरक्षित नहीं, लद्दाख में गलवान और पेंगोंग सुरक्षित नहीं, और देश की राजधानी में देश की महिला सुरक्षित नहीं, क्योंकि चौकीदारी भाजपा की इस देश में ऐसी है कि एक महिला की बॉडी को गाड़ी के नीचे 2 घंटे घसीटा जाता है देश की राजधानी में, और हमारी चौकीदारी को कहीं से भिनक भी नहीं होती। तो सबसे पहले आज अगर मातम हमें मनाना है तो उन 6 व्यक्तियों का, इंसानों का नहीं मनाना जो राजौरी में मारे गए। मैं आज मातम अपनी सरकार की चौकीदारी का मनाना है कि इस देश में कैसी चौकीदारी चल रही है कि हर घर में मातम हो रहा है। आज ये केवल 6 व्यक्तियों की हत्या नहीं हुई है, दिल्ली में एक लड़की की हत्या नहीं हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है, भारत की हत्या हुई है। आज भारत खून बह रहा है। अरे कश्मीरी पंडित जब मारे गए थे तब भारत की हत्या नहीं दिखाई दी माजिद हैदरी आपको? कश्मीरी पंडित जब मारे गए थे, मस्जिदों से नारे लग रहे थे, रलीफ चलीफ गलीफ, तब आपको भारत की हत्या नहीं दिखाई दे रही थी? आज कौन सा दिल्ली में रलीफ चलीफ गलीफ था? वहां राजौरी में कौन सा डोगरा? आज डिबेट का मुद्दा क्या है माजिद हैदरी? आज डिबेट का मुद्दा क्या है? मुझे मैं श्योर हूं कि आपको गेस्ट टीम ने बताया होगा। आज डिबेट का मुद्दा क्या है? डिबेट का मुद्दा क्या? मैं कोई यहाँ रोबो नहीं बैठा हूं, मैं इंसान हूं, मेरा दिल रो रहा है आज के। नहीं, आपका दिल तब नहीं रोता है माजिद हैदरी, आपका दिल तब नहीं रोता है जब वहां पर कश्मीरी पंडित मारे गए। आपका दिल तब नहीं रोता है जब कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं। जब आधार कार्ड देखकर आधार कार्ड दिखाओ, क्या नाम है तुम्हारा, और अगर हिंदू है तो गोली मारकर चले जा रहे हैं, तब आपका दिल नहीं रो रहा है? के घर में, मेरे हिंदू भाई के घर में आया कैसे वो आधार कार्ड देखने वाला बंदूक बरदार? आया कैसे? सरकार से पूछिए ना। आप बेचारे मुसलमान किसी के पीछे पड़ अरे बेचारे के पीछे, महबूबा मुफ्ती साहिबा के पीछे, उन बेचारों का यही एजेंडा जो है ना माजिद हैदरी, यही एजेंडा है जो आप हिंदू मुस्लिम का खेल आकर खेलते हैं पैनल पर। देखिए, मैं खेल इंसानियत का खेलता हूं। मैं आज उस दिल्ली की बच्ची को याद कर रहा हूं जो भाजपा की चौकीदारी की वजह से मारी गई सड़क पर, और 2 घंटे किसी को पता नहीं चला, और आप उन आरोपियों के नाम भी नहीं बता रहे। हाँ, यही है इस देश का इंसानियत। नहीं, मैं आपसे कश्मीरी जर्नलिज्म। आज मैंने माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी पहले सुनिए। जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उस मुद्दे पर चर्चा करिए, वो अलग मुद्दा है। दिन भर हमने उस पर कार्यक्रम किया है, दिन भर उस पर सवाल भी पूछे दिल्ली पुलिस से। सवाल मैं आता हूं राकेश जी आपके पास, मैं आता हूं। माजिद, कश्मीर पर सवाल का आप कभी जवाब नहीं देते। आप जो है दिल्ली चले जाएंगे, आप नैनीताल चले जाएंगे जैसे फारूक अब्दुल्ला चले गए। क्यों इफ्रा, मैं ठीक कर रहा हूं ना, ठीक कह रहा हूं ना? फारूक अब्दुल्ला साहब वो इंसान है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7,000 वर्कर्स के डेड बॉडीज को कंधा दिया है। और वो डेड बॉडीज जो है हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। वो 7,000 का आंकड़ा आप नहीं गिनाएंगे क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में नहीं जाता नहीं, वो आपके प्रोपेगेंडा में नहीं है इफ्रा, वो आपके प्रोपेगेंडा में नहीं है। इस साल हम फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था कि हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं। नैनीताल में जहां पर रेलवे की राजौरी में जो हुआ उसके बारे में पूछा गया था तो वो चले गए नैनीताल। रेलवे की जमीन है, कोर्ट ने आदेश दिया उस जमीन को खाली करवाइए। उन्हें वहां पर मुसलमान दिखाई देता है, राजौरी पर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता है। इससे प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो जी सुन लीजिए। पहली बात तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने सुबह ही स्टेटमेंट दिया राजौरी के खिलाफ और कहा कि इनोसेंट, अगर एक इनोसेंट मरता है तो पूरी ह्यूमैनिटी की हत्या होती है। लेकिन आप वो इनोसेंट जम्मू और घाटी में सिर्फ हिंदू होता है। इफ्रा, ये रटे रटाए पहाड़े से समझ नहीं आ रही। इस साल 24 लोग मरे हैं जम्मू और कश्मीर में। 24 में से अभी तक 6 हिंदू थे, बाकी सब मुसलमान थे। 18 लोग मुसलमान थे। यहाँ तो ना हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ है, और ज्यादा तादाद पे तो मुसलमान लोग जम्मू और कश्मीर में मारे जा रहे हैं। आप लेकिन हिंदू मुस्लिम कराते रहिए। पूरे
आज हिंदू मुस्लिम किसने किया? आज हिंदू मुस्लिम किसने किया? नहीं, 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडित मारे गए, फारूक अब्दुल्ला छोड़कर चले गए थे। कौन कर रहा था हिंदू मुस्लिम? सुशील पंडित। अरे सब जब फारूक अब्दुल्ला साहब छोड़ के चले गए थे ना, वो तब छोड़ के चले गए, वो तब छोड़कर चले गए थे। आप ठीक है, जिहादी सुशील पंडित। प्रवक्ताओं से और क्या अपेक्षा रखेंगे? राकेश, ये अपने मारे गए कार्यकर्ताओं को भाड़ में झोंके जाने वाले ईंधन से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। इनसे पूछिए, जिन लोगों ने मारा उन आतंकवादियों को जुलाई से नवंबर तक किसने छोड़ा था? 80 आतंकवादियों को 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने छोड़ा, जिन्हें सेना ने सीमा से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फारूक अब्दुल्ला की पुलिस ने उनको बिना मुकदमा चलाए, बिना सजा दिए छोड़ दिया। झूठ, सरासर झूठ। मैं जवाब दे देती हूँ। 85 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी छोड़ दिए आपके गए। झूठ का जवाब अभी दे देती हूँ मैं, रुकिए। और ये पहली बात तो आप अभी तक टेलीविजन डिबेट पे कहा करते थे कि वो लोग जो थे वो चल के वो बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया। बॉर्डर किसके अंडर आता है? बीएसएफ के अंडर आता है। तो क्या आप कह रहे हैं हमारी देश की सेना पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं? बीएसएफ किसके कंट्रोल पे रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। आप मुझे एक बात बताइए सुशील पंडित, मेरा बस एक सवाल आपसे रहेगा। कश्मीरी पंडित को ये जो मालूम है नहीं आज है सड़कों पे बीएसएफ किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। बीएसएफ अरेस्ट नहीं कर सकती है। जिसको बीएसएफ पकड़ती है स्थानीय पुलिस के हवाले करती है। आज 250 दिन से कश्मीरी सजा देना देश की अदालतों का काम है। बीएसएफ अदालत नहीं चलाती है, बीएसएफ थाने नहीं चलाती है। बीएसएफ का काम अवैध रूप से सीमा पार करने वाले कश्मीरी लोगों को, भारत के नागरिकों को वहां की स्थानीय पुलिस के हवाले करना होता है। और उस पुलिस को आदेश देता है मुख्यमंत्री कि इन्हें छोड़ दिया जाए, इन पर मुकदमा न चलाया जाए, इनको सजा न दी जाए। हमको मारने वालों में से एक भी व्यक्ति पर सुशील पंडित जी, इफ्रा, दरअसल आपका प्रोपेगेंडा क्या है ना, और फारूक अब्दुल्ला साहब का प्रोपेगेंडा क्या है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखा करिए। मैं बहुत फैक्ट के साथ बात करता हूं। फिर राकेश जी मैं आता हूं आपके पास। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अक्टूबर 2022 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा था पता है आपको? पाकिस्तान से, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पाकिस्तान से बातचीत के बगैर टारगेट किलिंग नहीं रुकने वाली है। तो दरअसल उनका एजेंडा क्या है आप समझ लीजिए। और सुन लीजिए क्या कहा था अप्रैल 2019 में। सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, इतनी मिर्च क्यों लग रही है इफ्रा, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सुन लीजिए, ये चीख चिल्लाहट का शो नहीं है ये। सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अप्रैल 2019 में, सुन लीजिए, अप्रैल 2019 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था दिल्ली के सामने झुकने की बजाय मौत को चुनने के लिए यासीन मलिक को सैल्यूट करता हूं। यह है आपका प्रोपेगेंडा, यह है आपकी लाइन। स्टेटमेंट दिखाइए, वो स्टेटमेंट दिखाइए यहाँ पे अपने चैनल पे। सब कुछ बहुत रिकॉर्ड के तौर पर बोल रहा हूँ इफराज, सब कुछ बहुत रिकॉर्ड के तौर पर बोल रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह भी कहा था, सुन लीजिए, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह भी कहा था अपने घरों में तिरंगा रखिए, बाहर लेकर मत आइए, यह भी कहा था फारूक अब्दुल्ला ने। तो यह है आपकी लाइन। लीजिए अब जवाब सुनेंगे। पहली बात तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो इंसान है जिन्होंने उसी हर घर तिरंगा अभियान के बाद ही उन्होंने तिरंगा अपने घर में लहराया। क्या वो विजुअल आपने दिखाया कि उन्होंने? और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं है, आज मोदी जी की सरकार है। जम्मू और कश्मीर में भी मोदी जी हैं पिछले 10 साल से, हिंदुस्तान में भी, पूरे इंडिया में भी मोदी जी हैं पिछले 10 साल से। आपने कहा था आर्टिकल 370 हटेगा तो सब टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज ये क्या हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है मैं बताऊं। जो हो रहा है उसी से दिक्कत है इफ्रा। सोहित से बात नहीं हो पाई, वरना उन्हीं की नेता कहती हैं 370 हट जाएगा, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। 1947 वाला दौर देखेंगे, धमकी देती है उनकी नेता, राज्य का झंडा नहीं मिलेगा, तिरंगा नहीं उठाएंगे। सोहित तक आवाज आती तो मैं पूछता। राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, माफी के साथ आपके पास मैं देर से आ रहा हूं। बातें इफ्रा ने कुछ ऐसी कह दी। नहीं देखिए, मैं आता हूं सोहित भाई आपके पास। दिल्ली की घटना का जिक्र किया, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली की घटना में एक जाति या मजहब नहीं पूछा गया था।
आप जानबूझ करके राजौरी की घटना को जस्टिफाई करने के लिए, आप उसको छुपाने के लिए अलग अलग राज्यों की घटनाओं का जिक्र करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर की जो भी घटनाएं हैं उसके पीछे एक सोची समझी अंतरराष्ट्रीय साजिश होती है, जिसके पीछे पाकिस्तान छुपा होता है, जिसके पीछे फंडिंग छिपी होती है, जिसके पीछे एक मजहबी उन्माद छिपा होता है और जिसके पीछे एक राजनीतिक संरक्षण छिपा हुआ है। आप उसकी तुलना किसी राज्य की किसी कानून व्यवस्था की घटना से करेंगे तो यह ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले दशकों में किस प्रकार से क्या होता रहा है यह पूरे देश ने देखा है। जम्मू कश्मीर के को किस तरह से भारत से अलग थलग करने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से वहां पर जो पूरे देश में बहुसंख्यक आबादी है, यह अनूठा उदाहरण है कि बहुसंख्यक आबादी को स्वयं पीड़ित होना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार के वाकये दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो वाकया भारत में हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिलता है। लेकिन आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से अनुच्छेद 378 335 हटने के बाद से परिवर्तन जो आए हैं, 721 केवल आतंकी घटनाएं हुई हैं, जबकि इससे पहले 4766 घटनाएं 2006 से लेकर के 2013 के बीच में हुई है। आतंक की कमर पर आज हमने करारा प्रहार किया है और यह बिलबिलाहट है, इसलिए यह दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। आप कितना भी प्रयास करें नहीं राकेश त्रिपाठी जी, फड़फड़ाहट इतनी नहीं है, हटाने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं राकेश त्रिपाठी जी। फड़फड़ाहट सिर्फ इससे नहीं है, फड़फड़ाहट इस बात से भी है कि उनकी जो सियासत की बुनियाद है वो हिल चुकी है। फड़फड़ाहट इसलिए है कि जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद इफ्रा मैं आपके पास नहीं हूं, प्लीज आपसे मैं नहीं बात कर रहा हूं अभी। लोकतंत्र समाप्त करते हैं, लोग वहां पर बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए उनकी बिलबिलाहट है। राकेश त्रिपाठी जी कि पहले मैं लूटूंगा उसके बाद तुम लूटना, परस्पर बांट करके रखा हुआ था और इसीलिए आज ये फड़फड़ाहट है, इसीलिए तिलमिलाहट है और इसीलिए ये जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी जैसे गृह मंत्री हैं, इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। टारगेट किलिंग करने वाले लोग कान खोल करके सुन लें। आज तो टॉप 10 जो पोस्टर बॉयज बनाते हैं ना, बहुत जल्दी हर महीने पोस्टर बदल जाता है। टॉप 10 और पोस्टर बॉयज को निपटाने का काम भारत की सेना और वहां के सुरक्षा बल बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आतंक के फन को कुचल करके रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर को अलग करने के आपके षड्यंत्र में आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है। और इफ्रा जरा सुना करिए प्लीज। सोहित आपके ही साथ के हैं लेकिन वो शांति से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा चीख चिल्लाहट नहीं होती है इफ्रा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले बोलेंगी। प्लीज अभी सोहित के पास जाने दीजिए। सोहित आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सोहित ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, कुछ टेक्निकल एरर था। आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। नहीं सोहित जी, मैं आपके पास आया था, कुछ टेक्निकल एरर था। अब आपकी बात ठीक, आवाज ठीक आ रही है, अपनी बात बोलिए। अब मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? जी। बात ऐसी है, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की जा रही है और उसी टारगेट किलिंग की बदौलत कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर रह रहे हैं। अब उसी तर्ज पर रजौरी में जाकर टारगेट किलिंग की जा रही है। आप इसमें मुझे ये बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? 90 में क्या हुआ था? 5 अगस्त 2019 नहीं 2019 की आपने चर्चा कर ली सोहेब। 90 में क्या हुआ था? बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय बने, कभी उस पर आपने चर्चा की? अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा कि कश्मीरी पंडित जहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, उस पर आपने चर्चा की? जो शेड्यूल कास्ट हैं जो यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट करें कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी सोहित आपकी बात में आपका जवाब छिपा हुआ है। आज की डेट में फिर भी तो यह परिस्थिति है कि वहां पर कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। 90 के दशक में तो गोली मार दी जाती थी, सड़क पर खड़े नहीं हो पाते थे, मस्जिदों से नारे लगते थे कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, तब तो खड़े भी नहीं हो पाते थे। आज तो उन्हें हक मिला है अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज को उठाने का। कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जवाब देते? 90 के दशक में क्या हुआ? क्यों नहीं जवाब देते? 90 के दशक में क्या हुआ? आप 5 अगस्त 2019 के बाद में चले ना। अच्छा, मतलब 90 की बात नहीं करेंगे? गजब स्थिति है। आप तो कह रहे थे कि तब्दीली आएगी, बिल्कुल तब्दीली आई है। सबसे बड़ी तब्दीली है कि सड़क पर उतरकर वो अपनी बात रख पा रहे हैं। सोहित भाई, सबसे बड़ी तब्दीली है और ये तब्दीीली आप लोगों को हजम नहीं हो रही है। ये तब्दीली आप लोगों को हजम नहीं हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या तब्दीली आई है? मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं बता दूं कि क्या क्या तब्दीली आई है। ठीक है, कश्मीरी पंडित की जो राकेश त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, फिर सवाल पब्लिक का है, व्यूअर्स का क्वेश्चन है, मुझसे लेंगे। राकेश त्रिपाठी जी।
नहीं, देखिए माजिद हैदरी और ये पीडीपी के हमारे साथी ये तब्दीली को महसूस कर पा रहे हैं। क्या 2 लाख प्रधानमंत्री आवास के तहत आज जम्मू कश्मीर में आवास बने हैं तो ये अनुच्छेद 35 से और अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात संभव हो पाया है। पिछले 3 वर्षों में 5 लाख घरों को नल से जल मिल पाया है। आज वहां बकरवाल समुदाय को, गुर्जर समुदाय को आज आरक्षण मिल पाया है, पहाड़ी लोगों को आरक्षण मिल पाया है, वरना है पूरे जम्मू कश्मीर में। और 56,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए आता है केवल 3 वर्षों में, अनुच्छेद 370 35 से हटने के बाद। और यही कारण है कि बिलबिलाहट आप महसूस कर रहे हैं, कि आवाम महसूस कर रही है कि आवाम की बेहतरी के लिए कैसे काम हो रहे हैं। आज जो पैसे केंद्र से जा रहे हैं वो सीधे लोगों के खाते तक पहुंच रहे हैं, लोगों को सीधे उसका लाभ मिल रहा है। वरना कैसे 3 परिवार उसको समेट ले जाया करते थे, कैसे आतंक से पीड़ित बता करके बड़ी से बड़ा फंड राशि मिल जाए और उसको कैसे भ्रष्टाचार उसमें कर दिया जाए, यही हुआ करता था ना। सरकार के तौर पर क्या हुआ ये आपने बताया राकेश त्रिपाठी जी। मुसलमान हो उन सबको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चुन चुन करके अमन पसंद लोगों को टारगेट करने के इस प्रयास से आप अमन बहाली को रोक नहीं सकते हैं। अमन निश्चित तौर पर जो सोहित भाई आपने सुना सरकार ने क्या काम किया है। अब मैं सुशील पंडित को आपके सामने रखता हूं। सुशील पंडित, सुशील 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। सोहित भाई आपने बोला, अरे सुन लीजिए ना, आपने एक चिंता जाहिर की, मैं उस चिंता का समाधान कर रहा हूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुशील पंडित 2019 के बाद की बात कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा फर्क नहीं है कि पहले तो कश्मीरी पंडित सड़क पर खड़े नहीं हो पाते थे, आज कम से कम सरकार से कोई नाराजगी है या फिर कोई बात है, अपनी डिमांड है, सड़क पर उतर कर रख पा रहे हैं। पहले तो देखते गोली मार दी जाती थी। सोहित जी क्या करूं मैं, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर घाटी के ये जिहाद परस्त नेताओं को देखिए तो महबूबा पाकिस्तान की पैरवी करती दिखाई पड़ती हैं। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि हम चीन की मदद से 370 वापस बहाल करेंगे, ये तो उनका हाल है। दूसरी तरफ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि आप इन मारे गए लोगों में हिंदू मुसलमान मत देखिए, जबकि उनके मालूम है कि इनके नाम पूछ करके मारा जाता है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है, टारगेट किलिंग इसीलिए हो रही है। तो ये जो पाखंड चल रहा है, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ जिहाद हमारी गर्दन में उतार रहा है और दूसरी तरफ जिन पर हमारी रक्षा का भार है वो उपेक्षा कर रहे हैं, वो इस मर्ज को इसके सही नाम से पहचानना मना कर रहे हैं। वो नहीं कहना चाहते कि ये जिहाद है, वो नहीं कहना चाहते कि ये हिंदुओं की नस्ल कुशी है, ये हमारा जातीय संहार है। वो ये नहीं मानना चाहते कि कश्मीर में जिनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं, इनकी जिहाद के साथ मिली भगत है। तो साफ मुंह पर मुकर जाने वाले पूरी राजनीतिक व्यवस्था आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी ओर देखें, किससे अपेक्षा पालें। यह हमारी त्रासदी है। ठीक है, कश्मीर में ठीक है। सवाल जी, सवाल पब्लिक का में कुछ वीडियो क्वेश्चंस हमारे पास पब्लिक के हैं। सुशील भारद्वाज दिल्ली से, श्रीएक शर्मा रायपुर से हैं। इन दोनों के सवाल पहले सुनते हैं। अगर 2023 में राजौरी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो सकती है तो सोचिए 1990 में क्या हुआ होगा। क्या जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जो नरसंहार हुआ उसको दिखलाया जा सकता है? धारा 370 खत्म हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन ठीक है। 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन राकेश त्रिपाठी जी से है और एक क्वेश्चन इफ्रा से है। इफ्रा पहले आप जवाब दे दीजिए। सुशील का सवाल आपके लिए था कि आप अभी 2019 के बाद की चर्चा, आप सोचिए अभी ये स्थिति है, 1990 में क्या भयानक मंजर रहा होगा जब मस्जिदों से नारे लग रहे थे, अखबारों में इश्तेहार छप रहे थे, ढूंढ ढूंढ कर घर से निकाला जा रहा था, लोग भाग रहे थे। मुझे आवाज नहीं आ रही। इफ्रा आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं बोलता हूं पीसीआर से चेक करने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। मुझे 30 सेकंड दे दें। इफ्रा आवाज आ रही है आपको? राकेश भाई मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, चलिए माजिद आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं राकेश त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। 2019 के बाद की चर्चा बार बार सुन लीजिए ना पहले सर, सुनने की आदत नहीं है आपकी। 1990 में क्या मंजर रहा होगा उस पर बातचीत क्यों नहीं होती है?
जी बहुत ही सही प्रश्न है, लेकिन राकेश भाई सबसे पहले मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात इस मंच पे नहीं सुनूंगा, जैसी कि सुशील जी ने की। इनके खिलाफ तो केस हो जाना चाहिए, क्योंकि माजिद हैदरी, जो आपसे सवाल पूछा गया था सर, उसका जवाब दीजिए। पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 90 के दशक से आज तक 30 वर्षों में पहली बार मेरे पंडित भाइयों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, क्योंकि भाजपा की सरकार ने उनकी तनख्वाहें बंद रखी हैं। अरे वो तब तो बेचारे कश्मीरी भूखे पंडित मर रहे वहां हैं, पर थे ही भूखे नहीं, मर तो रहे हैं चूल्हा मेरे कैसे पंडित जलेगा? भाई। पहली कश्मीरी पंडित तो वहां पर थे ही नहीं, भगा दिया वहां पर। अरे भगा दिया गया वहां से, आज भी हमने रहेंगे ही नहीं तो चूल्हा कहां से जलेगा? मेरे पंडित भाइयों का क्या हाल है? जिंदगी रहेगी नहीं तो चलेगी पंडित कैसे? भाइयों का दर्द बताएंगे? हम जानते हैं पंडित भाइयों का दर्द। अरे मेरे पंडित भाइयों को इंसाफ दो। अच्छा माजिद हैदरी, सुनिए, आप कश्मीर से हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं ना? क्या आप आज तक एक भी कश्मीरी पंडित या हिंदू को हाथ पकड़कर लेकर गए, चलो मेरे कश्मीर में रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? आपके चैनल के माध्यम से 50,000 दफा मैंने इन माननीय सुशील पंडित जी को कहा आइए मेरे घर में। नहीं, ये चैनल पर बैठकर नहीं, ये चैनल पर बैठकर नहीं माजिद हैदरी, ये चैनल पर बैठकर नहीं। क्या आप किसी कश्मीरी पंडित या फिर हिंदू का हाथ पकड़कर लेकर गए? ये कश्मीर चैनल पर बैठकर डायलॉगबाजी बिल्कुल भी नहीं। आपसे वादा रहा ये कश्मीर एयरपोर्ट पहुंचे मैं इनका हाथ पकड़ लूंगा। नहीं, वादा कर रहा, अभी तक क्यों नहीं किया? आज मैं सवाल पूछ रहा हूं तभी बात आप कर रहे हैं। हाथ पकड़ने आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तभी आप ये बात कर रहे हैं। आज तक क्यों नहीं किया? किस जिहादी, आज तक क्यों नहीं किया? आप जिहादी, देखिए हमने हमेशा इनको निमंत्रण दिया, आप ही के निमंत्रण दिया चैनल पर बैठकर, मेरे घर में चैनल पर बैठकर। उससे ज्यादा क्या करेंगे? एजेंडा चलाने के लिए, प्रोपेगेंडा खेलने के लिए। भाजपा ने बड़े बड़े महल दिए, हम कहां पहुंचे उस महल पे? क्यों इतना? माजिद हैदरी, ज्ञान की बातें मत किया करिए और उतनी ही बातें किया करिए जो हजम हो जाए। आप बैठकर एजेंडा चलाएंगे, प्रोपेगेंडा खेलेंगे। ठीक है, सुशील पंडित जी अपनी बात रखिए, फिर मैं राकेश जी का रुक करता हूं। आप जिहादी प्रवक्ताओं के स्वांग पर इतना विश्वास करते हैं राकेश जी? नहीं, मैं नहीं विश्वास करता हूं सुशील पंडित, इसीलिए मैंने लोगों ने हमारी मुखबिरी की, अब वो हमें हाथ पकड़ करके ले जाएंगे? आप जिहादी प्रवक्ताओं के स्वांग पर इतना भरोसा करते हैं? जिन लोगों ने हमारी मुखबिरी की, हमारी गर्दनें उतरवाई, अब वो हमें ले जाएंगे कश्मीर में और हम उनकी मेहरबानी पर और रहमो करम पर रहेंगे? हमारे अपने घरों का क्या हुआ? हमारी अपनी जिंदगी का क्या हुआ? आपके अपने घरों का क्या हुआ? भाजपा हम इन जिहादी प्रवक्ताओं के इन मुखबिरों के टुकड़ों पर रहेंगे अब कश्मीर में? इनकी मेहरबानी पर रहेंगे? राकेश जी, आवाज आ रही है आपके सुशील जी? भाजपा की सरकार ने क्या किया? भाजपा से जो मुझे लेना देना है, भाजपा का जो हिसाब किताब करना है वो मैं करूंगा, लेकिन नहीं, मैं बताता हूं माजिद हैदरी, सुनिए। और भाजपा के बीच में आपको बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं है। यस, आप जिहाद की बिचौलियागिरी कीजिए, भाजपा और मेरे बीच में बिचौलिया बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मेरे पंडित भाइयों आप जिहाद की प्रवक्तागिरी कीजिए। अरे माजिद, मैं राकेश जी का रुक करूं, सुशील पंडित एक मिनट। माजिद, तो पहले सवाल उन लोगों से जाकर पूछ लीजिए जिनके राज में इन कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के घर उजाड़े गए, जिन्होंने एक बार ये कोशिश नहीं की कि वो मसाकर रुक जाए, वो हत्याओं का दौर रुक जाए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उन्हें महफूज रखते, छोड़कर चले गए राज। पहले जाकर उनसे सवाल पूछिए, फिर ये दरियादिली दिखाइएगा और इसका स्वांग रचिएगा। राकेश त्रिपाठी, राज त्याग दिया, राकेश त्रिपाठी जी, राज त्याग दिया था 90 में। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, ठीक है, मैं स्विच करता हूं अगले क्वेश्चन पर। राकेश त्रिपाठी जी, एक जो पब्लिक का क्वेश्चन आपके लिए था। अरे रुक जाइए इफ्रा प्लीज, बारी बारी से सबके पास जाते हैं इफ्रा। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अपनी बात आप रखिए। इफ्रा प्लीज, जिससे क्वेश्चन है ये इफ्रा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सवाल पब्लिक का, पब्लिक के लिए मंच है और बाकायदा वीडियो क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं कि किससे में सवाल लेने हैं। रुक जाइए राकेश त्रिपाठी जी, अपनी बात रखिए। और साथ ही एक जो पब्लिक का क्वेश्चन शेख का आपके लिए था कि 370 के बाद क्यों नहीं स्थितियां सर बदल गई? दावे तो बहुत बड़े थे, क्या वो सच्चाई अभी दिख रही है? वहां पर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था। देखिए राकेश जी, आज जो परिस्थितियां दिख रही हैं, कम से कम आज वहां से मीडिया दिखा पा रही है और हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मान पा रहे हैं। वरना 90 के दशक पे किस प्रकार से वहां नरसंहार की घटनाएं हुई, जब उस पर फिल्म बनती है तो कहते हैं कपोल कल्पित कथा है। जब उस पर
सच्चाइयां सुशील पंडित जी जैसे लोग बयान करते हैं तो कहते हैं ये तो बढ़ा चढ़ा करके बताई जा रही घटनाएं हैं, ऐसा सच में हुआ ही नहीं। वास्तविकता में तब तो मीडिया इस घटनाओं को दिखा तकने की स्थिति में नहीं था। सच्चाई ये थी कि इतनी दहशत का वातावरण बना रखा था। आज वो दहशत नहीं है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है तो मीडिया उसको दिखा भी रहा है और उसका मजबूती के साथ प्रतिकार भी हो रहा है, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी हो रही है। मैंने इसीलिए आंकड़ों की जुबानी बताया कि 2006 से लेकर के 2013 तक कैसे 4700 से ज्यादा आतंकी घटनाएं होती हैं, और 2019 के बाद से लेकर के 3 वर्ष में अब 700 से कम घटनाएं। आज पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से हुआ है। आज युवाओं के लिए उनके मुस्तकबिल को संवारने की बात हो रही है। आज भड़काऊ अलगाववादियों को विशेष दर्जा देकर के उनको आज दामाद बनाने की जो परंपरा हुआ करती थी ना, उसको हमने बंद करने का काम किया है, और उसके दूरगामी प्रभाव, विकास की जो नई धारा हमने बहाना प्रारंभ किया है, उसके दूरगामी प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ करके कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विकास छाए वाजिब हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देश की नरेंद्र मोदी की सरकार जिस अपेक्षा के साथ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विषय हमारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का विषय है। हमने अपने पहले अध्यक्ष, अपने संस्थापक अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी को केवल कश्मीर के लिए हमने बलिदान, आजाद भारत में जो पहला बलिदान हुआ है वो श्याम प्रसाद मुखर्जी का इसी कश्मीर के लिए हुआ है। हम कश्मीर के मसले पर, जम्मू के मसले पर कहीं किसी प्रकार से कोई हिला हवाली नहीं होने देंगे। राकेश जी, उम्मीद करते हैं सर, ये हमारे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का इशू है। बातें बहुत हुई है राकेश जी, उम्मीद करते हैं कि सुशील पंडित और इनके जैसे दूसरे कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के चेहरे पर जल्द आप लोग मुस्कान ला पाएंगे। सर ये उम्मीद है, इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। इफ्रा मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अगला टेस्ट क्वेश्चन आप ही के लिए है, वो टेस्ट क्वेश्चन भी आप ले लीजिए। करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, ऐसा क्यों लगता है कि फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में बोलते हैं तो इनका राष्ट्र प्रेम जाग जाता है, तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कश्मीर में बोलते हैं तो इनकी संवेदना खत्म हो जाती है? मैं अपने प्यारे भाई से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है ना प्राइम मिनिस्टर है। आप लोग हमारी देश की सरकार से सवाल कब करेंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में बड़े बड़े वादे किए थे कि एक बार आर्टिकल 370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा। जो टेररिज्म अभी तक घाटी में हुआ करता था, आज वो टेररिज्म राजौरी और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है। 1990 का सवाल उठा कि 1990 में किसकी सरकार थी। व्हाट्सएप छोड़िए, हिस्ट्री खोलिए, 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी, अलायंस में विपुल सिंह गवर्नमेंट के साथ, और साथ में जम्मू और कश्मीर में गवर्नर राज था, क्योंकि यहाँ एक दिन पहले छोड़कर भाग गए थे। पूरी सच्चाई ऐसा नहीं है। इफ्रा सुनिए, सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास बहुत ज्यादा जानकारियां हैं। आप ऐसी बातें करके बिल्कुल बरगला नहीं सकती है देश को। नहीं, मुझे बिल्कुल बरगला नहीं सकती हैं। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से कहा था कि अगर गवर्नर जगमोहन को लाओगे तो यहाँ पे खून की नदियां ये आदमी बहाएगा, क्योंकि इसका दिल्ली का अच्छा रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं, आपको कहीं नहीं दिखाई देता है। अच्छा इफ्रा, एक बात, इफ्रा एक बात जरा आपने, हालांकि आप, मुझे नहीं लगता है कि ईमानदारी से आप जवाब देंगी। क्या 90 के दशक में, सुन लीजिए, क्या 90 के दशक में जिस तरीके से अखबारों, मस्जिदों से नारे लगे वो हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम नहीं था? आज की डेट में अगर आधार कार्ड मांगकर, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड देकर अच्छा हिंदू गोली मार दिया, ये हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम नहीं है? जी, अब जब आप सुन लेंगे जी, पहली बात तो मुझे नहीं पता ये आधार कार्ड का आपने पूरी जानकारी रखिए, इसीलिए तो कह रहा हूं थोड़ा सा चैनल देखा करिए, खबरें पढ़ा करिए। ना तो आप उनकी बातें सुनती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बाकायदा हमने बयान चलाए हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, सुनती नहीं है इफ्रा, दिक्कत यह है। सुन, आपने बोल दिया, अब सुन लीजिए, जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दिया, हमको भी तो बोलने दीजिए ऑपोजिशन को। गलत फैक्ट मत रखिए, जहां कोई भी गलत फैक्ट रखेगा मैं इंटरप्ट कर दूंगा, ये मेरी आदत है। ठीक है, हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बोला, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि यहाँ पे लोकतंत्र फल फूल रहा है। भाई लोकतंत्र तो तब फल फूलेगा ना जब आप लोग इलेक्शन कराएंगे। वो भी हो जाएगा इफ्रा, बिल्कुल चिंता मत करिए। नहीं, वो भी हो जाएगा। 370 हटा, 35 से सत्ता पे आने आपकी सारी धमकियां आपके पार्टी के नेताओं की धरी की धरी रह गई। लोग बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं, चुनाव भी होगा, सरकार भी आएगी, आप देखते रहिए। आप लोग पहले कहते थे ना 370 हटा के देख लो, हट गया 370। बीजेपी का एजेंडा चलाते रहिए। नहीं, मैं देश का एजेंडा चलाता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाता हूँ। और बेहतर है कि आपको प्रोपेगेंडा चलाना है तो आप चले जाइए, आपने बहुत बेहतर काम किया, बहुत बेहतर काम किया, क्योंकि मैं अपने पैनल पर प्रोपेगेंडा नहीं लेकर आगे बढ़ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। आगे देखते हैं।